ਇਫਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ। ਡਾਕਟਰ ਅਪਰਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਪਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਫਟੂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਘੋਲ ਲੜੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਫਟੂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। डॉक्टर परना जी, देश अंदर मजदूर जमात की जी स्थिति की है इस वेले? देश के अंदर मजदूर जमात की स्थिति मतलब अगर बिल्कुल छोटे शब्दों में कहूँ तो आप ये कहिए कि इस शताब्दी में पक्की नौकरियाँ मुझे लगता है ना के बराबर हैं। हम जो भविष्य अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं उसके अंदर पक्की नौकरी नहीं रहेगी। बच्चे इसीलिए आप देखिए आपके अपने प्रांत में भी बच्चे बाहर जा रहे हैं या बच्चों को जो है सरकारें नशे का रास्ता दे रही हैं या जो है तबाही का रास्ता दे रही हैं, परंतु नौकरियां नहीं हैं। क्योंकि जितनी मेहनत है, चाहे स्किल्ड वर्कर, चाहे आज की स्थिति में तो ये हो गया है कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सारा कुछ ठेकेदारी पे है और कच्चे वेतन के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है जो लड़कर हासिल की गई पिछले शताब्दी की जो सोशल सिक्योरिटीज़ थी, जो ESI था, PF था, जो वर्किंग क्लास के लिए होता था, जो वर्किंग क्लास ने अपने लिए हासिल किया था, वो सब ख़त्म कर दी जा रही हैं। और ये सब प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम से कुछ दिया जा रहा है। ये वो अधिकार नहीं है जो मज़दूर वर्ग ने अपने लिए छीना था। तो आज की स्थिति मज़दूर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमने अधिकार हासिल किए थे अंग्रेज़ों से और लिखवाए थे, उनकी रक्षा भी करना है और जो विकसित क्षेत्र खुल रहे हैं उनके अंदर भी अपने अधिकार को लागू करना है। बहुत बड़ा चुनौती मजदूर वर्ग के सामने। डॉक्टर साहब, मजदूर वर्ग ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है? सबसे पहले तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखो तो संगठित मजदूर वर्ग का दर्जा बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है। सारी ट्रेड यूनियन, सारे संगठन इकट्ठा होकर भी मुझे लगता है कि फिर भी 80-90% वर्कर असंगठित है। बहुत सारा वर्कर असंगठित है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है एक इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे पक्का वर्कर रह भी गया है, जो अधिकार हासिल कर भी लेता है, तो उसी इंडस्ट्री के अंदर या उसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो कच्चा वर्कर है वो उस यूनियन का सदस्य भी नहीं है, उसको एक ही यूनियन के अंदर भी नहीं बांधा जा रहा। तो सबसे बड़ा कार्य जो है वर्कर को ऑर्गेनाइज करने का है। नंबर 2 कि अपने बुनियादी सवालों के ऊपर लड़ाइयों को खड़ा करने की चुनौती। ये 2 सवाल हमारे सामने हैं। ये दोनों काम हमको करने पड़ेंगे, हमें मजदूर जमात को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। डॉक्टर साहब, साडे दर्शकों ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ मजदूर वर्ग उत्ते किहो जे हमले कर रही है? आप अगर मौजूदा केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि जो 4 लेबर कोड, सिर्फ 4 लेबर कोड तक हमला सीमित नहीं है। एक्चुअली हमने अंदाज़ ये लगाया कि 44-45 श्रम कानून जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से लिखवाए हुए हैं, असल में वो ऐसा भी नहीं है कि 1947 के बाद लिखे गए हैं, वो उस समय से लिखते आ रहे हैं। लास्ट ये था इंडस्ट्रियल
कोड जो था वो 1947 का था। धीरे 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 करके उनको उनके अंदर से खोखला कर दिया गया है। कैसे खोखला कर दिया गया है? सरकारी नोटिफिकेशंस जारी करके। जैसे मैं बताऊं, जो कि चीज़ चर्चा में नहीं आती, कि आज सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले एक प्रावधान होता था कि आप कंपलसरी रिटायरमेंट कर सकते थे। अगर आप देखते कि भाई वो बहुत शराबी था, शराब पी के ड्यूटी पे आता था, या बहुत एब्सेंटीज़म करता था, बहुत सारी चार्जशीट थी, तो ऐसे वर्कर के खिलाफ अगर जो है उसको सस्पेंड वगैरह टर्मिनेट करने का नहीं निकलता था मात्रा, तो उसको आप कंपलसरी रिटायरमेंट देते थे। अब सरकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए केंद्र सरकार का हर वर्कर जो सेक्शन डी सी का और बी का भी इसके अंदर प्रावधान है, जिसने कि 30 साल की सर्विस कर ली है या 50 या 55 साल की उम्र, 50 साल की उम्र शायद ओवर हो गई है, वो कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाएगी उसे। वो कंपलसरी रिटायरमेंट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी बात चुपके से हो गई है, कहीं नोटिफिकेशन नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है कि ये चीज़ हो रही है। ऐसे भी चेंजेस हो गए हैं। आपकी जो अप्रेंटिस एक्ट है वो चेंज हो गई है, चर्चा में नहीं आई है। अप्रेंटिस एक्ट इस तरह से चेंज हो गई है कि पहले जो अप्रेंटिस रखता था वो उसको 1 साल या 2 साल की नौकरी देता था। आज उसको नौकरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते में वर्कर रखिए, एक तरह से कहिए अप्रेंटिस है, उसको दे 1000-2000 रुपये में 2 साल काम कराइए, फिर उसको एक सर्टिफिकेट दे दीजिए और उसको सड़क पे छोड़ दीजिए। ये कानून चेंज हुआ है। और ऑफ कोर्स 29 लेबर लॉज को ये चेंज कर 4 लेबर कोड बनाने की समझ रख रहे हैं। ये 4 लेबर कोड के अंदर छोटे छोटे, एक तो इसको इतनी बुरी तरह से इन्होंने ड्राफ्टिंग की है कि इनकी अपनी समस्या है कि इनको पता नहीं है कि इसके लिए कानून कैसे बनाए इम्प्लीमेंट करने के लिए। और दूसरा सवाल है कि इसके अंदर जो IR कोड है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, उसके तहत अधिकार घेराव से लेकर, धरने से लेकर, यूनियन के सदस्यता से लेने से, हड़ताल तो बहुत दूर की बात है, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी है। डायरेक्ट पाबंदी है, इनडायरेक्ट भी नहीं है कि भाई जब तक लेबर कोड में कुछ चल रहा है तब तक पाबंदी है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट पाबंदी है। तो ये इतना बड़ा हमला वर्किंग क्लास के ऊपर है। ये भी सच, मैं साथ में कहना चाहूँगी कि ये सच बात है कि वर्किंग क्लास ने इतना बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं किया जैसे किसानों के स्ट्रगल हुए हैं, पर फिर भी मुझे लगता है प्रतिरोध के ज़रिए ये हालत हुई है कि भाई मोदी सरकार उनको अमल नहीं कर पाई है अभी तक। क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, हड़तालें हुई हैं, जितनी सारी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, वर्कर निकला है और वर्कर के अंदर आज ये समझ है कि ये लागू नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पब्लिक सेक्टर बेचने का सवाल है, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं जी एसेट्स का हम, तो ये पब्लिक सेक्टर बेचने का सवाल, पब्लिक सेक्टर को हम ये मानते हैं कि ये वो सेक्टर है जिसमें जनता के पैसे लगे हुए हैं, जिसको कि आप कौड़ियों के दाम को में बेचने के लिए तैयार हैं, किसी को भी जो भी खरीदने को तैयार है, परंतु ये अधिकार नहीं है उनको, ये जनता के पैसे हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर जो वर्कर है वो वर्कर है जो कि सबसे स्किल्ड और विकसित वर्कर हिंदुस्तान का रहा है, और इस वर्कर की नौकरी आज पूर्ण तरीके से खतरे पे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इसके अंदर पक्की नौकरियां नहीं निकल रही पब्लिक सेक्टर के अंदर। जनरली पक्की नौकरियां कहीं भी किसी क्षेत्र में भी नहीं निकल रही। तो बहुत बड़ा हमला है केंद्र सरकार का वर्कर के ऊपर। ये डायरेक्ट हमला है, सोशली भी एक हमला है क्योंकि दलितों पे हमला है, महिलाओं पे हमला है, और ये जो सोशल हमला होता है ये भी वर्कर की ताकत को, लड़ने की ताकत को, लड़ने के लिए एकता जो वो बनाता है उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश करी जाती है। तो जो कम्युनल जो प्रोपेगेंडा है सरकार का, ये भी वर्कर को बांटने की प्रक्रिया इससे तेज होती है, और इसलिए न सिर्फ इसके अधिकारों के ऊपर हमला है पर इसकी लड़ने की क्षमता और एकता बनाने की क्षमता के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। आज ये फांसीवादी सरकार है और इसने जो चुनौती वर्कर के सामने खड़ी की है, इसके ऊपर ट्रेड यूनियंस को और मजदूर जमात को बहुत गंभीरता से इन चुनौतियों को लेकर इनको सामना करने की ज़रूरत है। आज ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ।
ये सरकारी नीति अगर हिंदुस्तान के लिए बनाई जाए, हिंदुस्तान की विकास को हिंदुस्तान की स्थिति को देखकर, हिंदुस्तान की विकास को की ज़रूरतों को देखकर अगर नीति बनाई जाए हिंदुस्तान की औद्योगिक, तो हिंदुस्तान के अंदर कपड़ा टेक्सटाइल में कभी संकट ही नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए कोई सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता। परंतु अगर हम नीतियां देखें, नीतियां वो हैं जो कि मज़दूर वर्ग की तनख्वाह, मज़दूर वर्ग की कीमत, मज़दूर वर्ग की लड़ने की क्षमता, इसको नीचे गिरा रही है और पूंजीपति जमात की लूटने की क्षमता को ऊंचा बढ़ा रही है। और अगर हम देखें वेरियस क्षेत्र के अंदर, हिंदुस्तान के पूरे क्षेत्र के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और उनके साथ जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनकी हेगमनी है हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के ऊपर। हिंदुस्तान की अपनी जो बोली जाती है अदानी अंबानी वगैरह, इनके अंदर अगर आप देखें तो विदेशी पूंजी का निवेश बहुत बड़ा है और इनकी सांठगांठ उस पूंजी के साथ बहुत क्लोज है और इनकी सरकार के साथ भी सांठगांठ बहुत क्लोज है। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हस्तक्षेप है विदेशी पूंजी का, हिंदुस्तान विदेशी नहीं साम्राज्यवादी पूंजी का हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ F2 ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ F2 ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? देखो आज ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 1% 40% ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3% ਧਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜੌਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 94% ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।